अहमद रजा हो, आकिब इलियास हो या फिर संदीप लामिछाने हो, ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए जो है इस तरीके की एक छाप छोड़ी है कि जिसको उसकी जगह को भर पाना बहुत ज़्यादा उसमें वक्त लगने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाली है। और डेफिनेटली आज की डेट में अगर आप कहें तो यूएई अहमद रजा को, ओमान आकिब इलियास को और नेपाल संदीप लामिछाने जैसे प्लेयर को मिस जरूर कर रहा है। अब आप सोचेंगे अहमद रजा को भला मिस क्यों कर रहा है, अहमद रजा तो ऑलरेडी टीम में बने हुए हैं, तो उसके बारे में हम आगे आपको बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि ऐसा हम क्यों करें। शुरुआत सबसे पहले मैं यहाँ पर आकिब इलियास से करना चाहूंगा। आकिब इलियास के रहते हुए और आकिब इलियास के जाने के बाद आपको क्या मेजर इंपैक्ट ओमान की बैटिंग लाइनअप में, स्पेशली बैटिंग की बात मैं करूंगा, देखने को मिला है जब से आकिब इलियास इस बैटिंग यूनिट को छोड़कर गए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए? जरूर देखिए, जिस तरीके से वो सभी जानते हैं, जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, हर ग्राउंडों पे जहाँ भी वो खेले हैं, जितना भी वो खेले हैं, हर जगह पर उन्होंने रन्स किए हैं। तो वहाँ जो जिस डाउन पर वो आते थे, 1 डाउन 2nd डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि तीसरे चौथे नंबर पर बात करें अगर, तो वहाँ वो आते थे बैटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर अब दिक्कत ज़रूर शुरू हो गई है। हमें एक कंसिस्टेंसी जो मिलती थी वहाँ पर 58 का एवरेज है। अगर आप देखेंगे आकिब इलियास का करियर उठा के अभी तक 16-17 मैचेस में अभी कुल मिलाए 800 कुछ रन है उनके, शतक भी हैं, 5 50s भी हैं अगर हम बात करें। पर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी चेंज देखने को मिली है ओमान की टीम। कभी शोएब खान, कभी अयान खान, कभी जिशान मकसूद इन 1 डाउन और 2nd डाउन पर आते रहते हैं। कोई एक ब्रायन, कोई बैट्समैन जो आकिब इलियास की जगह थी वो यहाँ पर फिलअप नहीं, इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है ये 1 डाउन और 2nd डाउन का पोजीशन। तो लाजमी है आप रन्स भी जरूर करेंगे, आप 50-60s भी जरूर मारेंगे, पर कंसिस्टेंसी कितना चल पाएंगे वो हमें दिख रहा है कि वो नहीं चल रहे हैं अगर हम बात करें इन 3 प्लेयरों की एज कम्पेयर टू आकिब इलियास। बिल्कुल इसमें क्लियर है, क्योंकि ग्लोबल क्वालिफायर से पहले ही वो कहीं ना कहीं जा चुके थे, यानी साल की शुरुआत से ही वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो पूरा साल भर निकल गया, लेकिन ओमान को एक कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं मिला जो आकिब इलियास की शूज पे जाकर फिलअप कर सके। क्योंकि ओमान खुद वहां पर 2-3 बार कहीं ना कहीं चेंजेस कर चुका है। कभी 4-5 बार हमने जिसान को देखा वहां आते हुए, उसके बाद कभी कश्यप प्रजापति को किया गया, कभी शोएब खान को किया गया, कभी अयान को लेकर आए गए। अभी तक कनाडा के सीरीज तक भी वो स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली है। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा आकिब इलियास को मिस आउट कर रहे हैं। अगर हम मैचेस की भी बात कर ले हैं, आकिब इलियास के जाने के बाद से अब तक 16 मेरे ख्याल से ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं ओमान की टीम, और इसमें नहीं बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद 7 जीते हैं और 8 मैच उसमें हारे। बिल्कुल, और जो मैचेस उन्होंने जीते भी हैं उसमें से कई सारे ऐसे हैं कि मतलब जीत गए। उसमें से जिशान मकसूद का जो सेंचुरी आया था नेपाल के खिलाफ यूएसए में, वो वाला मैच भी उसमें जीत में शामिल है। तो ऐसे कई मैचेस है जहां पर पूरे टॉप ऑर्डर फेलियर हो गया था, वहां पर जिशान ने आकर या फिर लोअर ऑर्डर किसी बैट्समैन ने आकर बचाकर मैच को जिता दिया, फिर बॉलर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। वरना मेजॉरिटी ऑफ मैचेस ओमान जो है इस साल आपको और ज्यादा हारता हुआ दिखता है ओडीआई में, अगर कभी कभी जिशान आके स्टेप अप नहीं करते। इतना बुरा हाल है टॉप ऑर्डर का इस साल आकिब इलियास के जाने के बाद से। वो जो एरिया है वो अभी भी खाली है, 1 साल बीत गया लेकिन कोई प्लेयर उस शूज को अभी तक भर पाए नहीं है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। कनाडा वाली सीरीज में भी देखा है हमने कितने स्ट्रगल कर रहे थे आकिब इलियास के बिना ओमान के बैट्समैन। तब हमने एक पोल डाला था जो आप में से बहुत लोगों को याद हो कम्युनिटी में, कि क्या ओमान आकिब इलियास को मिस कर रहा है, और 91% आप लोगों ने सहमति जताई थी कि हाँ डेफिनेटली आकिब इलियास को टॉप ऑर्डर में मिस किया जा रहा है ओमान की तरफ से। नहीं जरूर, और एक चीज जरूर है कि एक चीज गौर करने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर 8 50s और 2 शतक इन 16 मैचेस में आकिब के जाने के बाद। इस साल अगर हम बात करें, वो पिछले साल खेले थे 27 नवंबर 2021 को, एक साल हो गया, और आखिरी ओडीआई मैच था। उसके बाद से वो खेले नहीं, रिकवरी के लिए चले गए। उसके बाद 16 मैचेस यहाँ खेले हैं ओमान ने अगर हम बात करें ओडीआई की, जिसमें कि 8 50s आई हैं और 2 शतकें आए हैं। पोजीशन, बैटिंग पोजीशन की बात करें तो 1 डाउन और 2nd डाउन जहां पर आकिब इलियास आते हैं। तो यहाँ पर जरूर आपने देखा, लेकिन बहुत फर्क है। लेकिन यहाँ पर अगर 1-2 बैट्समैनों से ये होते रन्स तो हम कह सकते थे कि नहीं आप क्या बोल रहे हो, क्या झूठ बात बोल रहे हो आप, ये कोई स्टैट नहीं है। अगर ये 1-2 बैट्समैन मारते 8 50s और 2 शतक, नहीं ऐसा नहीं, ये 4 बैट्समैनों ने मिलकर ट्राई किया गया है। बिल्कुल
ये स्टैट्स तब हमारा झूठा होता जब एक बैट्समैन या दो बैट्समैन ऐसा कारनामा कर डालते, तो शतक 8-8 50, लेकिन नहीं, 4 जनों ने, और 4 जनों के नाम ये हैं कश्यप प्रजापति, शोएब खान, अयान खान और जिशान मकसूद। 1 डाउन और 2nd डाउन में इन चारों को ने अपने आप को ट्राई किया और 8 50 और 2 शतक और कुछ फेलियर्स भी, और कुछ मतलब मेरा मतलब हॉरिबल फेलियर्स भी आए। बिल्कुल, यानी इन सब ने मिलाकर, चारों बैट्समैनों ने मिलाकर इन डाउनों पे इस एक साल में सिर्फ 10 माइलस्टोन क्रिएट किए हैं, 8 50 और 2 शतक। राकिब इलियास ने एक ही डाउन पे सिंगल हैंडेडली 16 मैचों में 7 माइलस्टोन्स क्रिएट किए, 5 50 और 2 शतक। कंपैरिजन आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा राकिब इलियास को ओमान मिस कर रहा है आज की डेट में अपने 50 ओवर। डेफिनेटली वो चाहेगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले राकिब इलियास किसी भी हाल में जुड़े टीम के साथ, अगर उन्हें कुछ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कुछ बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करानी है, खास करके फुल मेंबर्स के खिलाफ। अब चलते हैं सेकंड नेम की तरफ, एंड संदीप लामिछाने की यहाँ अगर हम बात करें तो डेफिनेटली संदीप लामिछाने, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्लियर कट, संदीप लामिछाने ने 30 ओडीआई मैचेस अभी तक खेले हैं और सिर्फ 2 बार वो विकेट लेस गए। कमाल है, 2 बार विकेट लेस गए और जी हाँ, और उनका तो T20 में स्ट्रीक भी लगातार चल रहा था, लेकिन 2 बार वो विकेट लेस गए हैं यहाँ पर, और साथ साथ में एक बार और मौका था, लेकिन वो बॉलिंग ही नहीं करा पाया वहां पर, जो ओमान के खिलाफ उन्हें चोट लग गई थी। यानी सिर्फ 2 बार वो ग्राउंड पे थे, बॉलिंग उन्होंने कराई और विकेट लेस गए, यानी 28 बार उन्होंने टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। ऐसे ही उनका नाम विकेट टेकिंग स्पिनर, हम कहते नहीं है कि नेपाल के पास एक ही विकेट टेकिंग स्पिनर है, वो कितने भी बॉलरों ने 6-6 7-7 विकेट ले लिए हो, याद रखिएगा मैं स्पिन पार्टनर की बात करते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग स्पिनर सिर्फ नेपाल के पास एक ही था, संदीप लामिछाने के नाम पर। और 2 टाइम विकेटलेस गया है जो बॉलर ओडीआई में, वर्ल्ड क्रिकेट में ओडीआई में करियर में सबसे बेहतरीन एवरेज और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट जिस बॉलर का है, अगर आप उसे मिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, क्लियर है, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम संदीप को मिस नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी टीम है जिनका वर्ल्ड में ओडीआई में सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्ट्राइक रेट और बॉलिंग एवरेज हो और वो उस टीम को, उस बॉलर को मिस ही ना कर रहा हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे मिस कर रहे हैं वो आपको हम आगे जरूर समझाते हैं। एंड जैसे हमने पहले भी कहा था कि टीम ने पहले से स्पिनर्स रेडी नहीं किए, वो बात अलग है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन संदीप लामिछाने विकेट टेकिंग स्पिनर है जो कहीं ना कहीं हमें दूसरे बॉलर्स में अभी नजर नहीं आता। नहीं जरूर, वो इस दौरे में भी हमें क्लियरली कमी खली है, खास करके वो 137 जो डिफेंड कर रहे थे स्कॉटलैंड के खिलाफ, और उसके बाद नाइवे के खिलाफ जो भारी भरकम 170-80 रन पड़ गए, मुझे लगता है संदीप डिफरेंस पैदा कर सकते थे। जरूर, नहीं बहुत बड़े बॉलर हैं, ऐसा नहीं है, उनकी कैलिबर के अभी होने में वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। और यार एक चीज और समझाइए, फिर आपको मैं लंबा टाइम दे रहा हूँ, एक और वेरिएशन जो कई सारे नेपाल के बॉलर्स में देखने को नहीं मिलता, लेग ब्रेक। बिल्कुल, वो तो खैर स्पेशलिटी होती है व्हाइट बॉल में। अगर आप बात करें रेड बॉल में जरूर है लेग ब्रेक, आप कह सकते हैं कि जरूर बहुत बड़े बड़े बॉलर भी लेग ब्रेक आए हैं, पर आप वहां पर ऑफ स्पिन से ज्यादा, मुझे ये ख्याल है कि ऑफ स्पिनर ज्यादा भारी होते हैं अगर हम टेस्ट मैच की बात करें, पर व्हाइट बॉल में लेग स्पिनर दुनिया की किसी भी पिच पर काम कर सकते हैं, कितना भी पाटा विकेट हो। तो वो संदीप लामिछाने के अंदर जरूर था, वो लेग ब्रेक है, एक स्पेशल क्वालिटी है और क्वालिटी लेग ब्रेक बॉलर है। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ कहीं से भी उठा लिया, लेग ब्रेक है तो कोई भी आ रहा है धो के चला जाए, ऐसा नहीं है कि लेग ब्रेक बॉलर है तो भैया सुपरस्टार ही बॉलर होगा, बिल्कुल नहीं, खराब भी हो सकते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मेहनत करी अपने ऊपर, जिस तरीके से वो बने हैं, बेस्ट स्ट्राइक रेट, बेस्ट एवरेज, विकेट टेस्ट सिर्फ 2 मैचों में गए हैं, और सबसे बड़ी बात सामने वाली टीम को वो थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव में रखते थे, एक बॉक्स में बंद करके रख देते थे सामने टीम के बैट्समैन को, कि मैं आया हूं अब बॉलिंग कराने, अब आप थोड़ा सा स्ट्रगल करिए मेरे साथ। जी हाँ, ये सवाल बैट्समैनों के माइंड में घूमता है जब संदीप बॉलिंग कराने आते थे, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है उनकी अगर हम बात करें। ये नहीं दिखता है अगर हम अभी के स्पिनर्स को देखें, नेपाल के किसी में भी आराम से आप रन्स कर सकते हैं, टिपिकल बॉलिंग है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स वाली, अंदर आएगी, अगर आप राइटी है तो आपके लिए बाहर जाएगी, लेफ्टी है तो आपके लिए अंदर आएगी, वही है, वरना कोई स्पेशल कोई डिलीवरी वो संदीप लामिछाने के पास थी और किसी के पास दिख नहीं रही। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से नामीबिया या फिर स्कॉटलैंड के खिलाफ हमने जो इस टूर से पहले भी बनाई थी एक वीडियो बॉलिंग एनालिसिस को लेकर, तो वहां पर हमने देखा था कि शायद नामीबिया स्कॉटलैंड के खिलाफ सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर संदीप का ही है। 2 ओडीआई में शायद लगातार 4 2 बार निकाले थे, या फिर नामीबिया के खिलाफ से स्कॉटलैंड नामीबिया के खिलाफ थी, तो डेफिनेटली, और नामीबिया के खिलाफ आप देखिए 275 रन ने स्कोर किए, डेफिनेटली वहां संदीप लामिछाने डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे। और फिर सोचिए 137 वाला मैच जहां पर दूसरे स्पिनर्स ने भी स्टेप अप किया, वहां संदीप का अगर वहां पर रोल होता, इन्वॉल्वमेंट होता, डेफिनेटली शायद वन ऑफ द बेस्ट डिफेंड होता वो
नेपाल की ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में, जहां पर वो 137 डिफेंड करते वो भी स्कॉटलैंड जैसी बैटिंग यूनिट के खिलाफ। तो मिस आउट जरूर किया, और खाली ये सीरीज नहीं, ओवरऑल अगर आप देखेंगे आगे भी डेफिनेटली संदीप लामिछाने को बहुत ज्यादा मिस आउट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक वो विकेट टेकिंग स्पिनर आपने तैयार नहीं किया। जैसे कि हम लगातार कहते हैं, आपने तैयार किया होता तो शायद आप उतना मिस नहीं करते। तैयार करने में वक्त लगेगा, और संदीप लामिछाने के कैलिबर तक पहुंचने में तो और भी वक्त लगेगा। तो डेफिनेटली वो जो एक एग्रेशन लाते थे बॉलिंग डिपार्टमेंट में मिड फेस में, जो एक वो कहते थे कि नहीं अब ये बॉलर आया तो ये विकेट तो लेके ही जाएगा, तो सामने कितना ही बड़ा बैट्समैन हो, वो चीज अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैकआउट जरूर करेगी। और आपको ये ओकेजनली देखने को मिलेगा कि कभी कभार बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई स्पिनर्स ने, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा रन्स के लिए चले गए, जो हमने देखा स्कॉटलैंड के खिलाफ 137 डिफेंड ऑलमोस्ट डिफेंड करने के बाद फिर बॉलर 275 रन पे भी बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं। तो विकेट टेकिंग ऊपर से करण सोमपाल जब कलर अपना खो रहे हैं, खासकर करण, तो उसमें तो संदीप जैसे प्लेयर का और ज्यादा याद आना लाजमी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब तीसरे और लास्ट बॉलर की तरफ चलते हैं, अहमद रजा। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो है टीम में, तो फिर मिस आउट क्यों किया जा रहा है? जरूर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए जिस तरीके से ये है भी और नहीं भी, लगते ही नहीं है टीम में है, ना कोई बॉलिंग देना, ना कुछ 10 ओवर भी है तो 3-4 ओवर भी नहीं कराना इनसे। लेकिन तो ये आम बात हो चली है यार, जब अब समझ में आता है कि, और ये यूएई इतनी गलती कर रहा है कि वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। ये मुहावरा जो है बहुत सही है इस अहमद रजा के इस पूरे फेस में। अगर हम बात करें खाम उनको क्यों निकाला, किस लिए निकाला, क्यों बाहर रखा, क्यों, चलिए आपने कप्तानी से हटाया, लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर वो वे बेटर है, बिल्कुल वे बेटर है। जी हाँ, आप कार्तिक मैयप्पन के साथ, अहमद रजा के साथ, इन सब के साथ जाएंगे तो बहुत बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। अहमद रजा खुद इतना एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा विकेट वो निकाल चुके हैं यूएई के लिए, पर समझ में नहीं आता, स्ट्रगल करती हुई जरूर नजर आती है यूएई की बॉलिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा। और पूरे यूएई में अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज में, कि वो देखने को ही नहीं मिलता कि कोई प्लान है या कुछ है, कोई लाना है या नहीं लाना है, अहमद रजा का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, मन ही नहीं करता अहमद रजा को। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने, कोई गुनाह हो गया होगा उनसे, बिल्कुल साइडलाइन करके। एशिया कप क्वालिफायर में भी आया, उन्होंने किसी मैच में खिलाया नहीं गया, किसी मैच में खिलाया तो बॉलिंग नहीं मिली, सिर्फ फील्डिंग करते रह गए, और एकदम अलग से दरमियान टाइप का कर दिया। वर्ल्ड कप में भी यही हाल रहा। उसके बाद अभी जो नेपाल की यूएई वहां पे भी उन्हें एक मैचेस में, शायद 2 मैचेस में शायद वो बैठे हुए रह गए, और उन्हें कोई मौका मिला नहीं, शायद सिर्फ पहले मैच में उन्हें मौका मिला था। तो बहुत ज्यादा साइडलाइन कर दिया गया है। अब आप बताइए, आप ओडीआई में अपने हाईएस्ट विकेट टेकर को टीम से निकाले हुए, मतलब ना के बराबर ओवर से रहे हैं, आप 30 बार नहीं करा रहे हैं, कुछ बेहतर तो रिजल्ट आ नहीं रहे। बिल्कुल, कोई बेहतर रिजल्ट आते, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आते, एकदम अचानक से सब कुछ बदल जाता, म्यार या हवा बदल जाती, तो बात समझ में भी आती। लेकिन अहमद रजा आपके कई गुना अच्छे थे। हम बॉलिंग की अगर हम बात करें तो कप्तानी में भी अच्छे थे। मैं इसी पॉइंट में आ रहा था, एंड कप्तानी में अच्छे क्यों नहीं थे? वो तो कप्तानी में भी अच्छे थे। वर्ल्ड कप में उन्होंने किया, वर्ल्ड लीग 2 में इतना अच्छा जा रहे थे, लेकिन आपने ऐसा डिसीजन लिया, किसका डिसीजन था? अगर वो एक बार सामने आ जाते तो काश नाम लेके बोल पाते, पर अभी पता नहीं है वो किसका डिसीजन है। जी हाँ, बाकी समझदार को इशारा तो काफी जरूर है। खैर, तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि आखिर कप्तानी भी तो उनकी बेहतरीन थी, वहां से भी जस्टिफाइड होता नहीं है कि आपने किस तरह से हटा दिया। तो डेफिनेटली यकीन मानिए, आपके रिजल्ट्स, आपका बॉडी लैंग्वेज वो क्लियर दिखा रहा है कि आप चाहे माने चाहे ना माने अपने मुंह से, लेकिन मन से, लेकिन आपके अंदर वो क्लियर है कि आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं अहमद रजा की सर्विस को, जो अब आप पहले तो आपने उनको दरकिनार कर दिया, और अब आप चाहकर भी सामने से जारी कह नहीं सकते कि सर हम आपको मिस कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यूएई के साथ है, और वो रिजल्ट्स में दिख रहा है, और शायद हमें आने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के उनके 10 गेम जो बचे हुए हैं उसमें भी हमें ये नजर क्लियरली आ सकता है, जहां पर उनका सामना नामीबिया, नेपाल और पीएनजी से होगा। बड़ी अजीब बात लगती है कि नेशनल प्रायोरिटी से ज्यादा किसी की जिद का ज्यादा है। बिल्कुल, अपनी एक जिद, अपनी एक वो एक और चौड़े में रहना कि भैया मैंने निकाल दिया तो अब निकाल दिया, मैं अब जिम्मेदारी नहीं दूंगा अहमद रजा को, वापस नहीं लेके आऊंगा अहमद रजा को, बॉलिंग नहीं दूंगा अहमद रजा को। तो ये जो एक चीज है, या कप्तान के अंदर या कोच के अंदर, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कप्तान या कोच के अंदर की जिम्मेदारी नहीं देना। अब आप थोड़ा सा अपने उसमें आ रहे हैं, ईगो, हाँ, घमंड में आ रहे हैं कि आप इतने बड़े प्लेयर के सामने थोड़ा सा बोले कि आइए आप हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन करिए। दिखता ही नहीं है ग्राउंड में, वो कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ, वो तो बाहर ही है टीम से, किसी को कोई असर ही नहीं होता। एक मैच जीतने पे वर्ल्ड कप के ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि टूर्नामेंट को में पूरा
हिला के रख दिया था यूएई ने, नीदरलैंड जैसा परफॉर्म किया था यूएई ने, ऐसे खुश हुए हैं। बिल्कुल, और ये कोई बताने की बात नहीं है कि आप एशेट करते रहे कि हम एशेट टीम में पहला मैच जीते तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप ये भी तो देखिए, आप 1991 में आप शायद ओडीआई वर्ल्ड कप खेले थे पहला, उसके बाद से आप आज की टीम नहीं है। अगर आप आज जाकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप का मैच जीतते हैं तो ये अपने आप में डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। ओवरऑल यही चीज है। अहमद रजा वाले जो सिचुएशन है इसको हटाकर हम देखें तो संदीप और आकिब इलियास का जो ये सिचुएशन है जो टीम मिस कर रही है, लेकिन इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे कि द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का ये कहना चाहेंगे कि अब आपको एक के है मिस करते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपनी गाड़ी को जो है आगे बढ़ाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार इस तरह के इंटरेस्टिंग एंगेजिंग एशियन क्रिकेट कंटेंट्स आपके सामने हम प्रेजेंट करते रहेंगे।